हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई आदमी आपके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है जो कि आपके हर हरकत के ऊपर नजर रख पाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। माय गॉड, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। पर हमेशा जो दिखता है क्या वही सच होता है? वेल, ऐसा मैंने क्यों कहा ये आपको मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मित्सुई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बाकी बच्चों से बहुत ही अलग था। मित्सुई हमेशा से गुमसुम रहना पसंद करता था। वो बाकी बच्चों की तरह लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं सकता एंड इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था, ना ही बचपन में, ना ही टीनेज में और ना ही जवानी में। मित्सुओ दुनिया से इतना ही अलग था कि बाकी दुनिया के लोग भी मित्सुओ को नहीं देखते थे। मतलब बाकी लोग भी मित्सुओ को इस तरह अवॉइड करते थे जैसे मानो मित्सुओ नाम का कोई आदमी उनके आसपास है भी। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब मित्सुओ हाई स्कूल में था तब उनके क्लास का एक ग्रुप फोटो लिया गया था, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि मित्सुओ उस फोटो में नहीं है, ना ही उसके दोस्तों ने, ना ही उसके टीचर ने। खैर, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ जब कॉलेज में था तब कॉलेज की एक लड़की मित्सुओ को उसके नाम से बुलाती है और उस लड़की का नाम था चिहिरो। चिहिरो एक बहुत ही हंसमुख किस्म की लड़की है एंड वो ही एक लौती इंसान है जो कि मित्सुओ के साथ बात करती है। चिहिरो की वजह से पहली बार मित्सुओ को ये फील होता है कि वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसलिए पहली बार में ही वो चिहिरो को पसंद करने लगा था। खैर, उसके बाद हम उन दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर कॉफी पीते हैं और अपने अपने हैबिट्स के बारे में बातें करते हैं। मित्सुओ यहाँ पर चिहिरो को बताता है कि मुझे ट्रॉपिकल फिश कलेक्ट करना पसंद है। वही चिहिरो भी कहती है कि मुझे भी ट्रॉपिकल फिशेस कलेक्ट करना बहुत पसंद है। ये बात सुनकर मित्सुओ कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक एक्वेरियम का इंतजाम कर सकता हूँ। चिहिरो भी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है एंड अगले दिन मित्सुओ फिर चिहिरो के लिए एक्वेरियम लेकर उसके घर पहुँचता है। लेकिन उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 11 साल बीत चुके हैं एंड चिहिरो और मित्सुओ 11 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मित्सुओ चिहिरो के आसपास रहना पसंद करता था, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। एंड इस बारे में जब चिहिरो के बॉयफ्रेंड को पता चलता है तब वो चिहिरो को बहुत मारता है एंड इवन एक दिन जब मित्सुओ चिहिरो से मिलने के लिए आता है तभी चिहिरो का बॉयफ्रेंड उसे भी मारता है, लेकिन उस समय मित्सुओ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। एंड उस दिन के बाद से चिहिरो और मित्सुओ एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिले। पिछले 11 साल से मित्सुओ चिहिरो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड रिसेंटली उसे फाइनली चिहिरो का एड्रेस मिल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मित्सुओ चिहिरो को देख पाता है। चिहिरो अब पहले की तरह नहीं थी, वो पहले की तरह हंसमुख नहीं थी। उसके अंदर से मानो जैसे हंसी गायब हो गई है और उसके चेहरे में एक अलग सा दुख छाया हुआ था। इसके अलावा वो दिखने में काफी कमजोर भी लग रही थी, जैसे मानो कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची हो। चिहिरो मित्सुओ के एकदम पास से गुजर जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे पहचान नहीं पाती। अब चिहिरो की ऐसी हालत देखकर मित्सुओ थोड़ा परेशान हो गया था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुओ चिहिरो के घर के सामने ही एक फिश शॉप खोलता है और उस शॉप के ऊपर के मालिक को रेंट पे रहकर वहीं पर रहने लगता है। उस रूम पर मित्सुओ ने चिहिरो की एक बहुत बड़ी पिक्चर भी लगाई थी। वही वो एक बड़े लेंस का कैमरा भी खरीदता है जिसकी मदद से वो चिहिरो के बिल्डिंग पर नजर रख पाता है। इसके सिवाय उसने एक लड़की का मैन्युकिन भी रखा था जिसको उसने चिहिरो की तरह ही सजाया था। हर बार वो उस डॉल पे चिहिरो को इमेजिन करता है एंड उसे काफी अजीब तरीके से छूता भी है। खैर, रात में हम मित्सुओ को देखते हैं जो कि उस कैमरा के जरिए चिहिरो के घर पे नजर रख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि चिहिरो के हस्बैंड अचानक से वियर्ड एक्ट कर रहे थे एंड देखते ही देखते वो चिहिरो के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। वो आदमी चिहिरो को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब ये देखकर मित्सुओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अगले दिन चिहिरो को देखने के लिए उसके घर के सामने जाकर चुपके से उसे देखने लगता है। लेकिन अब देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ नॉर्मल है, कल रात जो कुछ भी हुआ था वो कभी हुआ ही नहीं। तभी चिहिरो के हस्बैंड के जाने के बाद जैसे ही वो घूमती है, मित्सुओ उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि चिहिरो बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रही है। अब इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि चिहिरो के हस्बैंड उसे अक्सर ऐसे मारा करते हैं एंड इसी वजह से चिहिरो इन सब चीजों की आदी हो गई है एंड इसीलिए सुबह होते ही वो कल रात की बात भूल जाती है। खैर, मित्सुओ अब चिहिरो को खुश करने के लिए हर रोज एक नोट के साथ उसे एक फ्लावर बुके भेजता है जिस पर वो लिखता है, प्लीज हमेशा खुश रहो। लेकिन चिहिरो डेली उस बुके को फेंक देती है
वो इतना तक जानने की कोशिश नहीं करती कि वो बुके रोज रोज कौन भेजता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई रहती है कि वो अपने आसपास के खुशियों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उल्टा इस बात से वो हमेशा डरी डरी रहती है कि अगर किसी दिन उसके पति ने ये बुके देख लिए तो वो फिर से उसके ऊपर ऐसा ही टॉर्चर करेगा। खैर, एक दिन हम चिहिरो को मित्सुओ के शॉप में देखते हैं। चिहिरो को देखकर मित्सुओ काफी खुश होता है। उसे अपने आंखों के सामने देखकर वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रहा था। चिहिरो यहाँ पर कुछ फिशेस को देखकर अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि वो काफी महंगी थी। ये बात जानने के बाद मित्सुओ चिहिरो को अपना पहला कस्टमर होने के बहाना देकर उसे वो फिशेस सस्ते में दे देती है। अब ये देखकर चिहिरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही मित्सुओ एक एक्वेरियम लेकर उसके घर में सेट करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर एक्वेरियम सेट करने के बाद चिहिरो जब मित्सुओ के लिए कुछ पीने के लिए लाने जाती है, तभी मित्सुओ बड़ी ही चालाकी से चिहिरो के घर के चाबी का एक निशान ले लेता है एंड बाद में उस चाबी का एक डुप्लीकेट भी बना लेता है। वही जाते समय वो घर में एक लाइटर छोड़ देता है जिसमें कि उसने एक माइक फिट कर दिया था ताकि वो बस एक बार के लिए ही सही चिहिरो की आवाज सुन सके। खैर, उसी दिन रात को हम देखते हैं कि फिर से चिहिरो के हस्बैंड उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उसके दर्द भरी चीखने की आवाज मित्सुओ अपने घर में बैठकर सुन रहा था। मित्सुओ चिहिरो के लिए कुछ करना तो चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली जाकर चिहिरो की मदद कर सके। इसलिए हर रोज जब चिहिरो घर से बाहर जाती है तभी मित्सुओ उसके घर में चला आता है और उसका एक्वेरियम साफ करता है और साथ ही साथ वो रेगुलरली उस लाइटर में रखे हुए माइक का बैटरी भी चेंज करता है। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो फिश टैंक की सफाई करके घर से बाहर निकल रहा था तभी चिहिरो घर आ जाती है। मित्सुओ काफी डर जाता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन थैंकफुली उस दिन के लिए वो बाल बाल बचता है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि चिहिरो मित्सुओ के शॉप में जाता है मछलियों के खाना लेने के लिए। अब मित्सुओ चिहिरो को देखकर काफी खुश होता है और उसे कॉफी ऑफर करता है। चिहिरो भी उसके साथ कॉफी पीती है, थोड़ी देर तक बात करती है और फिर मछलियों का खाना लेकर चली जाती है। वही उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ चिहिरो के कप को किस करने लगता है एंड इस बात से हमें पता चलता है कि वो चिहिरो से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है। खैर, कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ का ऑब्सेशन एक लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो चिहिरो के करीब रहने के लिए एक दिन उसके घर जाता है और उसके बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। मित्सुओ पूरा दिन ऐसे ही कटा देता है। वही रात को जब चिहिरो के हस्बैंड घर वापस आते हैं तब वो फिर से चिहिरो के ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं और ये सब कुछ बेड के नीचे लेटकर मित्सुओ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चिहिरो के हस्बैंड को वही चिट मिल जाता है जो कि मित्सुओ हर रोज उस फ्लावर बुके के साथ भेजता था। अब ये देखने के बाद उसके हस्बैंड को लगने लगता है कि चिहिरो शायद किसी और के साथ रिलेशन में है। अब ये देखने के बाद तो वो आदमी पूरा ही पागल हो जाता है और चिहिरो को बहुत मारता है। थप्पड़, लात, घूंसे ये सब तो कम ही था, यहाँ तक कि वो चिहिरो को बालों से खींचते हुए बाथटब पे ले जाता है और पानी में डुबा के मारने की कोशिश भी करता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड बेड में सो रहा है। आधी रात होने के बाद मित्सुओ जब एश्योर हो जाता है कि सभी सो चुके हैं तभी वो बेड के नीचे से बाहर आता है और बाथरूम में जाकर देखता है कि चिहिरो बेहोश पड़ी हुई है। वो चिहिरो को उठाकर बाहर ले आता है, अपने कपड़ों से उसके शरीर को पोंछता है और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। यहाँ पर मित्सुओ खुद को ही कोसने लगा था क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि चिहिरो खुश रहे, लेकिन आज की ये हालत उसी की वजह से हुई है। अगर मित्सुओ वो फ्लावर्स और चिट ना भेजता तो शायद चिहिरो के साथ आज ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ सोचकर वो पछता रहा था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह चिहिरो होश में आ गई है। वो अपने ऊपर ब्लैंकेट देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कोई उसके घर में है जिसने उसकी मदद की है। वो ये भी सोचती है कि ये शायद वही है जो उसे रोज फ्लावर्स भेजता है। खैर, उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और रोते हुए कहती है कि जिसने भी मेरी मदद की है प्लीज मुझे बचा लो। अब हालांकि उस कमरे में वो लाइटर था, इसी वजह से मित्सुओ चिहिरो की बातें सुन लेता है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि चिहिरो के पास उसके मदर का कॉल आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके फादर की हालत बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। वो आखिरी बार अपने बेटी को देखना चाहते हैं, इसलिए चिहिरो की माँ उसे घर बुलाती है। फिर रात में वो जब अपने पति को इस बारे में बताती है तब उसके हस्बैंड सीधा ही मना कर देते हैं। वो कहता है कि तुम जाकर क्या करोगी, तुम्हारे जाने से तुम्हारे पिता बच नहीं जाएंगे, इसलिए तुम कहीं भी नहीं जाने वाली। ये बात सुनकर चिहिरो को भी गुस्सा आ जाता है और वो उठकर अपने हस्बैंड को एक चाटा लगा देती है। फिर क्या था, उसके हस्बैंड अपना पूरा आपा खो देते हैं और चिहिरो को फिर से मारने लगता है। वही हम देखते हैं कि मित्सुओ भी उसी रूम में एक टीजर गन लेकर छुपा हुआ है। वो कई बार सोचता है कि वो बाहर जाकर चिहिरो के हस्बैंड को अच्छा सबक सिखाए, लेकिन वो खुद में वो करेज ला ही नहीं पाता और चुपचाप चिहिरो को बस मार खाता हुआ देखता है।
अब थोड़ी देर बाद हम मित्सुओ को उसके कमरे में देखते हैं। मित्सुओ बहुत रिग्रेट कर रहा था कि वो चिहिरो की मदद नहीं कर पाया और इसी रिग्रेटनेस और गुस्से के चलते वो खुद ही को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। खैर अगली सुबह मित्सुओ फिर से चिहिरो के ऊपर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि चिहिरो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल के आती है, कार में बैठती है, एक सिगरेट जलाती है और बस गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाती है। एक्चुअली चिहिरो अब और सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बस यहाँ से भाग जाती है। वही मित्सुओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चिहिरो को रोक नहीं पाता। चिहिरो अपने घर से भागकर एक होटल में जाकर रुकती है, जहाँ पर उसका ध्यान उस लाइटर पे जाता है। उस लाइटर से अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, इसलिए वो क्यूरियस हो जाती है और उस लाइटर को खोल देती है। लाइटर को खोलने के बाद उसे उसके अंदर वो माइक भी मिल जाता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि सच में कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि चिहिरो के हस्बैंड उसे ढूंढते हुए उसी होटल में चला आता है और फिर उसे मारते पीटते हुए फिर से घर ले आता है। घर में लाने के बाद वो चिहिरो को मारने पीटने लगता है, लेकिन इस बार चिहिरो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो एक चाकू उठा लेती है और अपने पति को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब हो जाती है। अब ये देखकर तो चिहिरो का पति पूरा पागल हो जाता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन थैंकफुली इस बार मित्सुओ खुद में हिम्मत लाता है और उस टीजर गन से चिहिरो के हस्बैंड को बेहोश कर देता है। फिर चिहिरो देखती है कि ये तो उस फिश शॉप का ओनर है जो कि उसकी मदद कर रहा था। चिहिरो फिर रोते हुए अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुओ उसे रोक देता है और चिहिरो के बदले खुद उसके पति को मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुओ खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। वही चिहिरो मित्सुओ के घर में जाकर देखता है कि उस पूरे घर में सिर्फ उसी की पिक्चर लगाई हुई है। वही उन्हीं पिक्चर्स में से वो एक पिक्चर देखती है जहाँ पर वो और मित्सुओ एक साथ है। तब जाकर उसे याद आता है कि मित्सुओ उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद वो जल्दी से मित्सुओ को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ पर वो दोनों आखिरी बार मिलते हैं। एंड यही दिखाते हुए आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इंट्रो में मैंने बोला था कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। मूवी की शुरुआत में जहां मित्सुओ गलत लग रहा था एक लड़की के ऊपर स्टॉक करते हुए, लेकिन अंत में सही कौन है और गलत